हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन दोस्तों इंडियन पॉलिटी का तीसरा प्रैक्टिस सेशन में। इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ाने की क्षमता का वर्णन किस शब्द में किया जाता है? बताइए। संविधान को समय के साथ अनुकूलित करने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द में किया जाता है? अडिग शब्द, कठोर शब्द या अर्धसंघीय या फिर लचीलापन? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लचीलापन। संविधान की समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और क्षमता का वर्णन के लिए लचीलापन शब्द उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों हमारा भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है, क्योंकि इसमें संशोधन करने का तरीका ना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है और ना ही बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य खाली जगह का निर्माण करना है। बताइए किस तरह के राज्य का निर्माण करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य? पूंजीवादी राज्य, साम्यवादी राज्य या कल्याणकारी राज्य या फिर सर्वसत्तात्मक राज्य? बताइए दोस्तों क्या सही उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य जनता के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा एक, कल्याणकारी राज्य बनाना, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान के भाग चतुर्थ जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत शामिल है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? बताइए पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और साम्यवादी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? बताइए प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? पूंजीवादी, संप्रभु, बंधुता या फिर न्याय? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से पूंजीवादी शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। पूंजीवादी शब्द प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेखित नहीं है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों पूंजीवादी शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष या फिर समाजवादी? बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है जो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द संप्रभु भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर होगा, संप्रभु। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना खाली जगह को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो बताइए दोस्तों हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये डाटा याद रखने वाला प्रश्न है।
तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारतीय प्रस्तावना को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार के आदेश को नहीं दे सकती है। ये भारत को बनाता है। बताइए किस प्रकार का राष्ट्र बनाता है? भाईचारा वाला, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक या फिर समाजवादी? दोस्तों कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। ये भारत सरकार की कौन सी विशेषता है? भाईचारे वाले की, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक या फिर समाजवादी? दोस्तों सार्वभौमिकता शब्द का अर्थ ये होता है कि वह वस्तु या विचार जो पूरी भूमि पर विद्यमान हो। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाहरी मामलों में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकता है। वह भारत को सार्वभौमिक बनाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों आप सभी को ध्यान होना चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया? मूल अधिकारों का सिद्धांत किस देश से लिया गया? बताइए दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका से लिया है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर यूनाइटेड किंगडम, या फिर कनाडा से? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? बताइए कौन से अनुच्छेद के अनुसार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? बताइए 301 ए, 345, 333 या फिर 300 ए? बताइए दोस्तों क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता है, परंतु दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के विरोध में कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 300 ए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है बताइए? तो दोस्तों मूल अधिकारों की कुल संख्या 14 है। अभी अभी बताया था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? बताइए दोस्तों, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि पढ़ता है आर्टिकल
32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में पड़ता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है भारत की संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। ये प्रश्न भी दोस्तों 3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है? बताइए। भारत देश के नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26, 20, 17 या फिर 21 में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कोई कानून खाली जगह से संबंधित धारा में निहित है? बताइए। क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? संघ और राज्यों के बीच संबंध, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं और इनमें से कोई भी कानून मौलिक अधिकार से संबंधित धारा में निहित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए। 44वें संविधान संशोधन में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है जो कि बाद में जोड़ा गया था? दोस्तों, प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार नहीं था, जिसे दोस्तों बाद में जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताइए दोस्तों। ये प्रश्न भी दोस्तों 2 बार पूछा गया है। अच्छा प्रश्न। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था कि मूल अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। मूल अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य 11 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध बताया गया है? अनुच्छेद 24, 76, 34 या फिर 89? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है दोस्तों जहां पर उसकी जान को खतरा हो, जैसे कारखाना हो गया, खदान हो गया, अगर कोई भी खतरनाक कार्य हो गया। ऑप्शन ए इसका सही है, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? बताइए दोस्तों। अस्पृश्यता का अर्थ हुआ है किसी को छूना, किसी को नहीं छूना दोस्तों। अस्पृश्यता जो कि एक छुआछूत होती है, उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध किया गया है? बताइए। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता जो कि छुआछूत है उसको निषेध माना गया है।
ऑप्शन ए सही है, आर्टिकल 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार कब निलंबित हो जाते हैं, ये पूछ रहा है दोस्तों। जब देश में कभी भी आपातकाल की स्थिति होती है तो उसमें मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित कौन सा अधिकार नहीं है? निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार या फिर चुनने का अधिकार? दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कौन सा अधिकार नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोस्तों भारत के उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इसमें समानता का अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? ये प्रश्न भी दोस्तों एसएससी जीडी में 3 बार पूछा गया। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए दोस्तों, क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मूल संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या उद्देश्य है, बताइए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है और 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर और अधिक महत्व दिया गया। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिए गए। ठीक है दोस्तों, किसी भी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सभी धर्मों के प्रति समानता, तटस्थता और निष्पक्षता दर्शाई जाएगी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का ये उत्तर है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखता है। ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना क्या है, बताइए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा 1950 में अपनाए गए मूल संविधान में नहीं था? मूल कर्तव्य नहीं थे, आपातकालीन प्रावधान नहीं था, या फिर मूल अधिकार नहीं थे, या फिर नीति निर्देशक तत्व नहीं थे। दोस्तों वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको दोस्तों 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य, जो कि मूल संविधान में नहीं थे। ये प्रश्न भी दोस्तों 3 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताइए। ये प्रश्न दोस्तों जीडी में बहुत बार पूछा गया है।
2, 3 और 4 बार पूछा गया। हो सकता है दोस्तों ये इस वर्ष भी पूछा जाए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का संख्या कितनी है? दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया था मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है दोस्तों, जो कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुकंपा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 10 तो जोड़े गए थे 1976 में और 11वां जोड़ा गया था 2002 में। तो अब कुल मिलाकर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ भी याद रखना, रूस के संविधान से इसे अपनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ये प्रश्न तो दोस्तों अनेकों बार पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों की संख्या आप सभी जानते हैं 11 है, जो कर्तव्य नागरिकों को भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बताइए किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बताइए, मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों अभी अभी पढ़ा था 1976 में सम्मिलित किया गया था। तो बताइए 1976 में भारत के प्रधानमंत्री जी कौन थे? ये प्रश्न 3 बार पूछा गया। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, जो हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, जिसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? बताइए, मूल कर्तव्य है, सामान्य कर्तव्य है, मूल अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की रक्षा करने के और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना का उल्लेख खाली जगह के तहत किया गया है। बताइए, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, इसका उल्लेख किस में किया गया है दोस्तों? मूल कर्तव्य में या फिर मूल अधिकार में या फिर निर्देशक सिद्धांतों में या फिर संविधान की प्रस्तावना में? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका उल्लेख मूल कर्तव्यों में किया गया है। प्रत्येक भारतवासी का ये कर्तव्य है कि देश की रक्षा के लिए हमेशा उसको तत्पर रहना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मूल कर्तव्यों में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 51A। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य नहीं लेते दोस्तों। केवल संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं दोस्तों। केवल राज्य की विधान परिषद के सदस्य, ये भी गलत है दोस्तों। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये प्रश्न ध्यान रखना, ये इस बार पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय से संबंधित है? बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित सभी विवादों का न्याय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, जो कि अपनी वर्तमान में भी राष्ट्रपति महोदय है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? ये प्रश्न दोस्तों राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है, जो योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, ये योग्यता तो सही है दोस्तों। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, ये भी योग्यता सही है। भारत का नागरिक होना, ये तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उच्च शिक्षा, नहीं दोस्तों, उच्च शिक्षा का होना जरूरी नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षा, जो कि योग्यता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों का कौन सा या कौन से सदन भाग लेते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ राज्यों के बारे में पूछा गया, संसद का सदन नहीं पूछा गया है। राज्यों का कौन सा या कौन से सदन भाग लेते हैं? दोस्तों, कई राज्यों में विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो बताइए, विधानसभा और विधान परिषद में से कौन कौन से हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? विधानसभा और विधान परिषद दोनों लेती है, ना तो विधानसभा लेती है ना ही विधान परिषद लेती है। केवल विधानसभा लेती है या फिर केवल विधान परिषद लेती है? बताइए दोस्तों, चारों में से क्या उत्तर होगा? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 3 बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार रिपीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लेकिन दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और निर्वाचित सदस्य दोस्तों विधानसभा में बैठते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विधान परिषद के कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न के स्टार लगा दीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, ये भी प्रश्न 3 बार पूछा गया है। संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित है, संसद का संविधान है, राष्ट्रपति की क्षमादान की क्षमता है, या फिर भारत सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित है? बताइए, आर्टिकल 72। दोस्तों, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। दोस्तों, समाधान क्या होता है? समाधान वो होता है कि किसी अपराधी के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति को दंड से क्षमा प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, उसको सजा से मुक्त करवाना, जो कि राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न भी दोस्तों स्टार लगाने लायक प्रश्न है। बताइए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति कहते हैं दोस्तों, या फिर प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, या फिर संसद? बताइए, भारतीय वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, या संसद के द्वारा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
ये भी याद रखना। जो वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 2021 में बना था और 2026 तक चलेगा, जिसके अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। तो आप बताइए, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के अनुसार? तो दोस्तों, भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसमें कोई शक नहीं है। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 280 में उसका उल्लेख है, तो वो संवैधानिक हो गई। तो इसका दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कई लोग इसको गलत कर देते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नहीं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।